हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक 2 इन्वेस्टमेंट फंक्शन करेंगे। इससे पहले हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फर्स्टली हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इट इज़ एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन थ्रू एडिशन ऑफ कैपिटल। एक एडिशनल कैपिटल के परचेज से जो इनकम प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक न्यू मशीन खरीदी हमने, जिससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है और इनकम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही जो हमने न्यू मशीन खरीदी वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार यदि सेविंग, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी सेविंग का यूज़ जो है नई मशीन खरीदने में, इक्विपमेंट खरीदने में या फिर अदर कोई भी कैपिटल गुड खरीदने में करते हैं जिससे कि हमें इनकम प्राप्त होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज इन्वेस्टमेंट। आई इक्वल टू के टी माइनस 1, ये इक्वेशन है हमारी। यहाँ पर जो आई है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जो यहाँ पर जो टाइम है, टी है, ये टाइम को प्रेजेंट कर रहा है। ये टी है, जो टी है वो प्रेजेंट टाइम है और t-1 प्रीवियस ईयर के बारे में बता रहा है। तो जो हमारा आई है वो इन्वेस्टमेंट है, के टी क्या है, प्रेजेंट कैपिटल स्टॉक है, KT-1 प्रीवियस कैपिटल स्टॉक है। अगर हम जो प्रेजेंट कैपिटल स्टॉक है उसमें से हम प्रीवियस कैपिटल स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो टाइप ले रखे हमने, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। फर्स्टली हम देखते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट and is thus income inelastic. These can be include government investments, funds allocated to public goods और infrastructure. जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्वायत्त निवेश भी बोलते हैं। जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट से इंडिपेंडेंट होता है। हम ये बोल सकते हैं कि ये इनकम इनइलास्टिक होता है, इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता। हमारी इनकम इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे फिर भी ये इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। जो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं मोस्टली वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। गवर्नमेंट का इन इन्वेस्टमेंट में कोई लालच नहीं होता, किसी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ये इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइक डैम बनाया, रोड्स और पब्लिक गुड्स लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क एट्सेट्रा, इन सब में जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम ये डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये इनकम से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज़ गवर्न बाय इनकम एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन रिटर्न, that is higher profit may lead to higher investment और and vice versa। जो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरित निवेश। ये डायरेक्टली इनकम के लेवल और प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो हमारा जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये भी हायर होता है, और अगर प्रॉफिट कम होता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाता है। और ये क्या है, हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये आई जो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। जब इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होगा, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसी को क्या कहेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो गया वो। ठीक है, तो हमारा जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो किसका फंक्शन है, इनकम का। जो हमें ये डायग्राम में भी दिख रहा है कि जो जो एक्स एक्स है यहाँ पर इनकम को दिखाया है और वाई एक्स पे इन्वेस्टमेंट को। जब हमारी इनकम वाई है तो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़ीरो है। जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होके वाई से y1 हो जाती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होके क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारी इनकम जो है डिक्रीज़ होती है, y2 से y1 हो जाती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, I2 से क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ठीक, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू। अब जो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है,
तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है जो हमारा API, वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट और इनकम के रेशियो को दिखाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारी इनकम है वो कितनी है, 40 लाख है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4 लाख है। अब हमने फाइंड किया API, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट हमने फाइंड किया, तो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट 4 लाख अपॉन इनकम 40 लाख, इनका हमने रेशियो फाइंड किया तो कितना है, 0.1। तो हमारी यहाँ पर API कितनी है, 0.1 है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम के रेशियो को दिखाता है। मीन्स कि हमारे इनकम में कितनी वृद्धि होती है कि जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है, इसका रेशियो कौन प्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। अब इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। जो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कितना, 2 लाख है, चेंज इन इनकम 4 लाख है। तो अगर हम MPI फाइंड आउट करते हैं तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 2 अपॉन चेंज इन इनकम 4 लाख, ठीक है, 2 लाख अपॉन 4 लाख का हमने रेशियो फाइंड आउट किया तो कितना है, 0.5 आया। तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कितनी है, 0.5 है। नेक्स्ट है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं सकल निवेश और डेप्रिशिएशन को बोलते हैं मूल्यह्रास। अब क्या है कि एक फिक्स टाइम पीरियड में जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक, अब जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है उसमें कुछ टूट फूट आती है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो जिससे क्या होता है, जो हमारी कैपिटल एसेट है उसकी वैल्यू फ्यूचर में कम हो जाती है। अब जो हमारा कैपिटल है उस पर जो भी कैपिटल एसेट है हमारा, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगती है। जो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वही हमारा डेप्रिशिएशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार थी, हमने एक कार परचेज की, तो उस कार में हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, कभी डेंटिंग की प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो उसको ठीक कराने के लिए हमें कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो जो हमारी वो कॉस्ट लग रही है उसको ही हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट होता है शुद्ध निवेश। तो जब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिशिएशन को माइनस कर लिया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मोर स्टेबल देन नेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी नेगेटिव बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसमें बोला है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है नेट इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखो कैसे होता है, अगर हमारा जो डेप्रिशिएशन है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, हमारा नेट इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा, और जो हमारा डेप्रिशिएशन है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से ऐसे ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनर्स ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो केन्स है उन्होंने इन्वेस्टमेंट के 2 डिटर्मिनर्स दे रखे हैं, निवेश के 2 निर्धारक दे रखे हैं, वे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स MEC, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट ओवर इट्स कॉस्ट। MEC क्या होती है, अगर हमने क्या किया, जो इन्वेस्टर है उसने एक कैपिटल के एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज की, अब उस जो उसने कैपिटल के एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज किए उससे वो कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, वही क्या है, MEC है। फॉर एग्जांपल उसने एक मशीन परचेज की तो उससे वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकता है, उसे कितना प्रॉफिट होने की संभावना है, उसी की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, MEC बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इफ़ अ सप्लाई प्राइस ऑफ अ कैपिटल एसेट इज़ 10,000, अभी जो हमने कैपिटल एसेट लिया मीन्स हमने एक मशीन परचेज की, उसकी प्राइस, उसका जो हम परचेसिंग पावर है या फिर सप्लाई प्राइस है वो कितना है, 10,000 है, एंड इट्स एनुअल यील्ड इज़ 2,000। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ दिस एसेट इज़, बोला है कि जो सप्लाई प्राइस उसका कितना था, 10,000 है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हर साल उससे कितना प्रॉफिट होगा, ₹2,000 का प्रॉफिट होगा। तो हम इससे इस एसेट का जो है मार्जिनल एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करें तो क्या होगी, 2,000 अपॉन 10,000 जो उसकी सप्लाई प्राइस थी वो मल्टीप्लाई 100, हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितना आएगा, 20%। तो जो
MEC है वो क्या है 20% है। Thus the MEC is the percentage of a profit expected from a given investment on a capital। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है जिस भी कैपिटल एसेट पे उसने इन्वेस्ट कर रहा है उस पर उसे जो उस एसेट पर उसे कितना प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है, कितना परसेंटेज वो कितना प्रॉफिट का परसेंटेज वो एक्सपेक्ट करता है, वही हमारी क्या है MEC है। अब केन्स ने MEC को कैसे डिफाइन किया है वो देखते हैं। केन्स रिलेट्स द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ अ कैपिटल एसेट टू इट्स सप्लाई प्राइस एंड डिफाइन द MEC एज equal to the rate of discount which would make the present value of the series of annuities given by the returns expected from the capital assets during its life just equal to its supply price। अब केन्स बोलते हैं कि MEC क्या है। अब जिस कैपिटल एसेट पे इन्वेस्ट किया है उसका जो जीवन है वो जितने भी साल की उसकी लाइफ है, जो भी हमने कैपिटल एसेट लिया है उसके जितनी भी ईयर उसकी लाइफ है उसके लाइफ टाइम में एटलीस्ट इतना रिटर्न तो मिल जाना चाहिए कि उसकी जो कैपिटल एसेट जो हमारा कैपिटल एसेट है उसकी सप्लाई प्राइस के बराबर हो जाए। देखो क्या है, हमने जो इन्वेस्टर है मीन्स उसने कैपिटल एसेट कौन सी ली है, मशीन ली है, मशीन पे उसने इन्वेस्ट किया। अब हम मान लेते हैं कि मशीन की लाइफ जो है 5 ईयर की है, तो इन 5 सालों में एटलीस्ट उस मशीन से इतना उसे रिटर्न मिल जाना चाहिए कि जो उसे रिटर्न मिल रही है वो वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, उस मशीन के प्राइस के बराबर हो जानी चाहिए। मतलब जितने में उसने वो मशीन खरीदी थी उसके प्राइस के बराबर उसे इन 5 सालों में उस मशीन से उसे रिटर्न मिल जाना चाहिए, उतना उसे प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये इन्होंने केन्स ने MEC को ऐसे डिफाइन किया है। तो अब ये देख लेते हैं, जो SP है वो सप्लाई प्राइस है, R1 R2 RN ये क्या है, ये प्रॉफिट को प्रेजेंट कर रहे हैं। R1 मीन्स फर्स्ट ईयर में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, वैसे ही RN जितनी भी उसकी लाइफ है। जैसे अगर हमारी मशीन है हमने माना उसकी 5 ईयर की लाइफ है तो यहाँ पर RN क्या हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर स्मॉल आई है, जो स्मॉल आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, MEC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारी स्मॉल आई की वैल्यू MEC की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि ये पूरे किसके बराबर हो जाए, सप्लाई प्राइस के बराबर हो जाए। केन्स ने इन्वेस्टमेंट के 2 डिटर्मिनार्स दिए थे। फर्स्ट था MEC, सेकंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर। द इंटरेस्ट रेट इज द परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट दैट द लेंडर चार्ज टू लेंड मनी। एक लेंडर है अपनी मनी को उधार दे रहा है, वो लेंड कर रहा है, तो उस उधार के बदले जो वो रेट ऑफ परसेंटेज चार्ज लगाता है उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC में क्या रिलेशन होता है। फर्स्टली हमें देख रहे हैं कि जो हमारी MEC है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमारी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसलिए इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है तो हमारी MEC क्या होती है, वो डिक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगता है तो हमें प्रॉफिट मिलने की जो एक्सपेक्टेशन है हमारी वो कम होने लगती है। तो इसीलिए हमारी MEC क्या है, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मीन्स डिक्रीज हो रही है। कैपिटल स्टॉक इंक्रीज, MEC विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जो हमारा कैपिटल स्टॉक है अगर वो इंक्रीज होने लगता है तो क्या होगी, हमारी MEC जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि अब हमें जो प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे वो कम होने लगते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा कैपिटल स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी MEC क्या होगी, वो कम होने लगेगी। पहले तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हम देखते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमारा कितना है, R है। ठीक है, R जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था इस टाइम पे हमारा कैपिटल स्टॉक कितना है, K है, इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है इस टाइम पे। और जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो कम होके R से R1 हो जाता है तो हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होकर K से K1 हो जाता है, मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, उल्टा रिलेशन है दोनों का। देखो कैसे है, देखो अभी क्या है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर हम अपने पैसे जो हैं बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या फिर हम किसी को उधार देते हैं तो हमें जो उससे रिटर्न मिलने की जो उम्मीद होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब हमें पता है कि अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं पैसे और अभी हमें उन पैसों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें ज़्यादा मिल रहा है,
तो जो हम क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बजाय बैंक में जमा करेंगे या फिर किसी को उधार दे देंगे। तो इसलिए हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा ऐसी स्थिति में क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो क्या होगा कि अगर जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करने के लिए क्या करता है, बोरो करता है पहले। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर वो बिजनेसमैन जो है बैंक से पैसे बोरो करता है, तो उसे अब क्या देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। तो ऐसी सिचुएशन में जो बिजनेसमैन है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। और अगर हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो हमें इस टाइम पे हमारी एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाती है प्रॉफिट मिलने की, हमारी एमईसी भी कम हो जाती है। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी में भी रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है। अगर हम ऐसे देखें कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है एमईसी से, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन एमईसी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, लो हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेसर देन एमईसी, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एमईसी से कम है, तो ऐसी स्थिति में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। और लास्ट में हम बोल सकते हैं जो हमारी एमईसी है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पर हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।